और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, आपका स्वागत है आज तक पर। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए किस्म को लेकर, नए प्रकार को लेकर। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? तो ब्रिटेन में, यूके में एक नया वायरस जो उन्होंने म्यूटेशन जो है इस वायरस का, कोविड-19 का, उसको रिपोर्ट किया है, उसको ऑब्जर्व किया है। और उन्होंने ये देखा है कि ये जो वायरस का जो नया जो म्यूटेशन हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि कोविड-19 जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। कुछ हद तक पहले भी म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन ये जो म्यूटेशन उन्होंने देखा है जो लंदन और साउथ यूके में, इंग्लैंड में पाया गया है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम वहां पे बढ़े हैं। तो उनका ये उससे नतीजा निकला कि ये जो म्यूटेशन है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशंस या सीरियसनेस ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ा। तो ये उन्होंने इसीलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ये म्यूटेशन ऐसा है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ज़्यादा जल्दी फैलता है, तो जहाँ भी ये जाएगा वहाँ पे केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम बहुत ज़्यादा आगे दुनिया में ना फैलने दें, और इसीलिए कई देशों ने यूके से अपनी फ्लाइट्स को है बंद किया है, और जो भी वहां से पेशेंट लोग आ रहे हैं उनकी सर्वेलेंस और टेस्टिंग जो है वो जोर शोर से शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, भारत ने भी फ्लाइट्स बंद की हैं 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली। इसके पहले बहुत सारे लोग आ चुके होंगे। क्या भारत में अभी तक कोई ऐसा केस नजर में आया है या उसको पकड़ने की हमारी तैयारी पूरी है? भारत में अभी तक ऐसा केस कोई पकड़ में नहीं आया, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम टेस्ट कर रहे थे वो हम यही देख रहे थे कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। अब हम उसकी हमें कुछ हद तक जेनेटिक सीक्वेंस भी देखने की जरूरत पड़ेगी जो यूके से लोग आ रहे हैं, कि इस उस उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है उस वायरस में, जो ये नया स्ट्रेन है ये तो नहीं है। और अगर है तो फिर उन लोगों को हम आइसोलेट करें, उनकी सर्वेलेंस ज्यादा करें, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा करें, जिससे ये हमारे कम्युनिटी में ये जो केसेस इस टाइप का वायरस है या इसका जो वेरिएंट है वो ज्यादा ना फैले। भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये? भारत के लिए, क्योंकि हमारे केसेस अब कम हो रहे हैं और हम ऐसी अच्छी स्थिति पे हैं और दुनिया के कई देशों के मुकाबले, इसलिए हमारे लिए सतर्क रहना और बहुत प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो कुछ हमने गेन किया था कई महीनों में लॉकडाउन के बाद और बहुत मेहनत के बाद, वो सब कुछ उसमें कोई लॉस हो और हमारे केसेस फिर बढ़ने शुरू हो। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक लेवल पे सतर्क रहें और ये पूरी कोशिश करें कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये हमारे देश में ना आए, और अगर आता है तो ज्यादा फैल ना पाए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना यह भी है, जैसा आपने खुद जिक्र किया, कि ये वायरस पहली बार म्यूटेट नहीं हुआ, बहुत बार म्यूटेट हो चुका है, बहुत सारी तरह के स्ट्रेन्स आ चुके हैं। जब बीच में किसी स्ट्रेन को लेकर इतना हंगामा, इतना हाय तौबा नहीं हुआ, तो इसी को लेकर ज्यादा क्यों? इसको लेके इसलिए ज्यादा हो रहा है, और ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि अगर ये सही है या नहीं, ये बात भी एक है। क्योंकि इसमें इसलिए ज्यादा हंगामा हुआ है क्योंकि यूके की सरकार ने इसको माना है कि ये एक वेरिएशन है जिससे उनके देश में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन इसको हमें हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे इस म्यूटेशन का को ज्यादा परसेंटेज में देखा गया, वहां पे केसेस भी ज्यादा देखे गए। तो ये उन्होंने ये तात्पर्य निकाला कि जहां जहां ये वेरिएंट है वहां पे केसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा केसेस होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, कि क्राउडिंग ज्यादा हुई, क्रिसमस आ रहा है, लोग मार्केट में इकट्ठे हुए, मास्क नहीं डाला, और इसलिए उस एरिया में केसेस बढ़ गए। तो इसलिए हमें ज्यादा और डेटा चाहिए ये कहने के लिए कि इस वेरिएंट से ही केसेस बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक वो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इट इज बेटर कि हम कॉशियस रहें, प्रिकॉशन ज्यादा रखें, और जब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी हम कोई चांस ना लें जिससे केसेस हमारे देश में ना बढ़े। इस तो नए मेरे को ये लगता है कि जी, अगले कुछ दिनों में हमें एक क्लैरिटी आएगी कि ये जो इंक्रीज इन केसेस जहां पे ये वेरिएंट है वो एक चांस की बात है, या एक्चुअली ये वायरस जो है ये ज्यादा एकदम इन्फेक्शियस हो गया है। इस जिन वैक्सीन पे काम हो रहा है उनकी जो क्षमता है उस पर आपको लगता है दोबारा से चिंता करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा? तो हमेशा जब कोई म्यूटेशन आता है तो यही चिंता रहती है कि इससे वैक्सीन की एफिकेसी भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा है।
अभी तक जो यूके की जो कोविड-19 जिनोमिक यूके का जो ग्रुप है उसका जो डेटा आया है उससे ये लगता है कि जो ये वेरिएशन आया है ये इसका कुछ हद तक जो स्पाइक प्रोटीन है जहां जहां पे जो हम यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए उस पे थोड़ा बहुत असर है, लेकिन इतना ज्यादा असर नहीं है कि वैक्सीन पे कोई मेजर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ उनका डेटा है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि यूके में ऑलरेडी वैक्सीन प्रोग्राम चला हुआ है, तो उस वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ये जो वेरिएंट है ये कैसे उसका तालमेल बैठता है और उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अच्छी बनती हैं या नहीं, और हम इस वैक्सीन से इस नए वेरिएंट को भी प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं। अगर वो रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन अभी तक कामयाब रहेंगी। तो अगले कुछ दिनों में ये वाला डेटा भी आना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में भी हमें पता चलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे देश की वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के मन में संशय के बादल हैं। एक तरफ ये बातें छोड़ भी दी जाएं कि वैक्सीन को लेकर बहुत से लोगों के मन में एक शंकाएं हैं कि लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। उसके पहले सबसे बड़ी बात तो यही है कि वैक्सीन आएगा कब। आज भी स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि जनवरी में आप उम्मीद कीजिए कि एक साथ कई सारी वैक्सीन आपको मिल जाएंगी, लेकिन दावे के साथ वादा करते हुए कोई आप बता सकते हैं कि कौन सा वैक्सीन भारत में सबसे पहले और कब से मिलना शुरू हो सकेगा? भारत में दो वैक्सीन जो हैं जो हमारे अपने ही ट्रायल में हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट का है और भारत बायोटेक का है, वो फेज 3 के ट्रायल में है और उनके ट्रायल कुछ हद तक अंतिम चरण में है। अब वो डेटा जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एक दफा वो दे चुके हैं, लेकिन वो और डेटा उनको देना पड़ेगा क्योंकि अभी पूरी तरह से कुछ ट्रायल का डेटा आया नहीं है, फॉलोअप डेटा नहीं आया है। जब भी हम किसी वैक्सीन को देखते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वैक्सीन सेफ है, और तभी हम ये कह सकते हैं कि ये सब लोगों में लगाई जाए। जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज में एक्सपर्ट्स बैठते हैं वो पूरा डेटा बड़े ध्यान से देखते हैं, और जब तक वो कन्विंस नहीं होते तब तक वो वैक्सीन को लाइसेंसिंग के लिए अलाउ नहीं करते। दूसरा वो देखते हैं कि एफिकेसी है। तो अभी जो है जो वैक्सीन ट्रायल ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे है, जब उनका डेटा इस तरह का रोबस्ट आ जाएगा और यूके वाला डेटा जो एस्ट्राजेनिका का है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा, और वो वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वो एक ही वैक्सीन है, तो हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, और तब हम जो है इसको रोल आउट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक ये अप्रूवल आ जाएगा। तब तक हमारी तैयारी भी हो जाएगी पूरी कि वैक्सीन को कैसे लगाना है, कैसे हर एक क्षेत्र में पहुंचाना है। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो अगले साल की शुरुआत में ही वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जहां अभी भारत का वैक्सीन ट्रायल की फाइनल स्टेजेस में है, एक नए म्यूटेशन का आना, ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या फिर एक नई समस्या, नई चुनौती खड़ी हो गई है? इस पे हमें डेटा चाहिए होगा कि ये जो वेरिएशन है ये किस टाइप का है। अगर ये लगता है कि ये वैक्सीन पे इफेक्ट कर रहा है तो हम अभी ही अपने वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, जिससे ये म्यूटेशन का हम जो है इफेक्ट को हो हम उसमें काउंटर कर पाए। लेकिन इसके लिए हमें पहले डेटा चाहिए होगा कि ये जो वेरिएंट है इसकी वैक्सीन के साथ एफिकेसी में कितना फर्क है या कोई फर्क नहीं है। तो हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा कि यूके से डेटा आए कि जो उनके पास ये नया वेरिएंट आया है इसका वैक्सीन पे कितना असर पड़ेगा। और जो एक हमारे पास वैक्सीन है वो यूके ही की वैक्सीन ही है, एस्ट्राजेनेका कंपनी की और ऑक्सफोर्ड की। तो वहां से डेटा जो है वो हमें काफी हद तक आ जाना चाहिए जल्दी, और तभी हम फिर ये कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि ये वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है। जो लोग इस नए वायरस स्ट्रेन के शिकार हो रहे हैं उनमें लक्षण वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे, या कोई नया लक्षण पहचान में आया, कोई नई चीज ऐसी आई जो आप हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए बता पाएं? अभी तक जो देखा गया है लक्षण बिल्कुल वैसे ही है, वायरस वही है, कोविड-19 ही वायरस है, म्यूटेट कर किया हुआ है उसने, और वो म्यूटेशन हम पिछले कई महीनों में देख रहे हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये वायरस महीने में 1-2 दफा म्यूटेट करता ही है। इस दफा म्यूटेशन का इसलिए कंसर्न है क्योंकि यूके अथॉरिटीज ने ये पाया कि जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम बढ़े हैं और इन्फेक्शियस इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन लगता है, लेकिन मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशन ज्यादा नहीं है। तो ये वायरस जो है ये अपने आप को चेंज करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि वायरस अपनी तरफ से भी सर्वाइव करने की कोशिश या फैलने की कोशिश करता है। तो ये उसी का एक सॉर्ट ऑफ स्टेप है। तो इस नए कोरोना के लिए टेस्ट भी नए तरीके से करना होगा, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे या वैसे ही होता रहेगा जैसा पहले होता है?
टेस्ट बिल्कुल वैसे होंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट वैसे ही होगा, उसी से पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन ये पता करने के लिए कि ये एक नया वेरिएंट है नहीं, उसके लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए कई हद तक कई लैब्स ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। तो कुछ सैंपल जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनका लेके हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके देख भी सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये हमारे देश में है या नहीं है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेके बहुत सारे तरह के भ्रम लोगों के मन में हैं। कुछ लोगों को यह लग रहा है कि पता नहीं किस तरीके का टीकाकरण होगा, पोलियो जैसा होगा क्या, कई वर्ष लग जाएंगे देश के तमाम लोगों को टीका लगने में। कुछ लोगों को लग रहा है कि सरकार जो प्लान बना रही है उसमें किसी तबके को नंबर जल्दी आ जाएगा, किसी तबके को बहुत लेट होगा। तो इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं क्या? तो देखिए, वैक्सीन की तो पूरी तैयारी हुई है कि किसको लगेगा, और हमारा ये मानना है कि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी में दो ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसको और कम करें। इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफी हद तक हमारे जो केसेस हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम होंगे। तो ये तो एक फेजेस में वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, और इसी से हमारे केसेस भी कम होंगे, हमारी डेथ्स भी कम होगी, और हमारे पास सफिशिएंट डोजेस होंगे जिससे हम सब लोगों को आस्ते आस्ते वैक्सीनेट कर पाए। हरियाणा के मंत्री ने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया, उनका वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद बहुत से लोगों के मन में यह सवाल खड़ा हो गया कि पता नहीं ये वैक्सीन कारगर है भी या नहीं। इस शक को कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि वैक्सीन के टीके के दो इंजेक्शन लगते हैं 28 दिन के अंतर में, और इसलिए एक इंजेक्शन लगने से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप दूसरा टीका जो है 28 दिन बाद नहीं लगाओगे, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके एंटीबॉडीज बनाएगा। और जब दूसरा टीका भी लग जाएगा तो उसके बाद भी 10 से 2 हफ्ते लगते हैं, 10 दिन से 2 हफ्ते लगते हैं, जब तक आपके बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं बनती। इसीलिए टीका दोनों लगाएं, और उसके बाद भी 2 हफ्ते तक आप अपने आप को पूरा प्रिकॉशंस में रखें, तब तक आपको कोई प्रोटेक्शन वैक्सीन से नहीं मिलेगा। इसलिए एक टीका लगाने के बाद अगर आप दूसरे बूस्टर डोज के लिए नहीं आएंगे तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि एक टीका लगाने से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसका दूसरा डोज भी 28 दिन बाद लगाना जरूरी है, और उसके भी हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते लग जाएंगे एंटीबॉडीज बनने में। इसलिए आपको तब तक पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना पड़ेगा। यानी कि 2 वैक्सीन अगर लगने हैं उसके दरमियान कोई भी आदमी दोबारा कोरोना इन्फेक्टेड हो सकता है, पहली चीज। और दूसरा, इसमें ऐसा नहीं है कि 50% आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई एक टीके से और बाकी 50% दूसरे से बढ़नी है, या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपका टीका जो है, अगर ऐसा होता तो फिर हम कहते चलो एक लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे। दोनों दोनों जो शॉट्स हैं, फर्स्ट शॉट और दूसरा शॉट लगाना जरूरी है। और ये हमारी वैक्सीन के लिए नहीं है, जो फाइजर की वैक्सीन है या मॉडर्ना की वैक्सीन है, सब में 2 शॉट्स लगाने हैं, क्योंकि तब जाके ही सफिशिएंट एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमें कोविड से प्रोटेक्शन दे सकती हैं। 25 म्यूटेशन अभी तक इस कोरोना वायरस के रिकॉर्डेड हैं, जो कि दुनिया भर ने अध्ययन करने के बाद, रिसर्च पेपर्स में पब्लिश करने के बाद सामने रखे हैं। ये जो नया म्यूटेशन जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसे समय पर आया है जब पूरी दुनिया, डॉक्टर साहब, एक तरीके से पार्टी मोड में होगी। 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस, दुनिया भर में जश्न होता है, फिर नया साल आएगा, दुनिया भर में जश्न होता है, भारत में भी जश्न होंगे। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे समय पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं कि जहां हम कह रहे हैं कि हमारे केसेस कम हुए हैं और वैक्सीन जो है कुछ हद तक आने वाली है और कारगर रहेगी, अभी तक जो डेटा है, इस टाइम में हमें पूरी तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे 2 गज की दूरी की बात हो, चाहे हैंड वॉशिंग की बात हो, क्योंकि इस समय में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे ही कोई रिश्तेदार या नजदीकी कोई व्यक्ति कोविड से हॉस्पिटल में पहुंचे या उसकी जान जाए। जब हमें ये पता है कि 1-2 महीने में वैक्सीन सबको लग जाएगी, और अभी तक जो भी डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर म्यूटेशन भी हुआ तो वैक्सीन को मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे वो इफेक्टिव रहे और तब भी लोगों को प्रोटेक्शन दे।
बच्चों को लेकर डॉक्टर साहब अभी तक पूरी दुनिया भर में कहीं वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा सामने नहीं आई है कि ट्रायल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बच्चों का वैक्सीनेशन जो होगा उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, कब से किया जाएगा, ऐसा क्यों है? जब भी नई वैक्सीन आती है और उसके ट्रायल होते हैं तो दो वर्ग है जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं, शुरू में उनको नहीं इंक्लूड करते हैं। एक बच्चे हैं और एक प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि अभी तक हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें पहले हम देख लें कि एडल्ट्स में वैक्सीन सेफ है, उसके बाद हम इन ग्रुप्स में जो ज्यादा वनरेबल हैं इनमें वैक्सीन की ट्रायल करते हैं। बच्चों में अब वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ है देखने के लिए कि बच्चों में कितना इफेक्टिव है। एक बात अच्छी है कि ये जो वायरस है कोविड-19 ये बच्चों में माइल्ड इलनेस करता है, और हमने ये भी देखा है कि अनलाइक H1N1 प्रेगनेंसी में भी ये ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में इसका असर ज्यादा है, कि गर्भवती माँ को भी कोई असर होता है या जो पेट में फीटस है उसको कोई असर होता है, ज्यादा असर होता है। इसलिए ये वायरस जो है ये चिल्ड्रंस में या प्रेग्नेंट वुमेन में इतना ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन इन पे जो ट्रायल्स हैं वो बाद में ही होती है और अब वो ट्रायल शुरू हुई है। इसलिए अगर हम देखें अभी तक जो भी डेटा है उसमें बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीन एडवाइस नहीं की जाती। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में खबरें देने वालों के साथ साथ अफवाह फैलाने वालों का वर्ग भी पूरा एक सक्रिय है, और एक ये बड़ी अफवाह बार बार सुनने में आ रही है। कुछ देशों में तो हलाल को लेके भी अब इस पर बहस होने लगी, लेकिन उससे इतर भारत में कुछ जगह पर यह चर्चा हो रही है जरूर कि कहीं वैक्सीन से नपुंसकता तो नहीं हो जाएगी। इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे? ये हमेशा रहता है। जब पोलियो वैक्सीन आई थी तो भी एक ये था कि कहीं पोलियो वैक्सीन से ऐसा तो नहीं है कि स्टरलाइजेशन हो जाएगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वैक्सीन की जो हम इतनी ट्रायल की है, इतनी रिसर्च हुई है, हजारों लोगों ने वैक्सीन लगाई है। अगर हम सारे वैक्सीन का पूरा देखें किन लोगों ने लगाई है तो 70 से 80 हजार लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, और उसमें ना कोई स्टेरिलिटी का डेटा आया है ना कोई और मेजर साइड इफेक्ट का डेटा है। इससे हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर हम इस पैंडेमिक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका एक ही जो हल है वो वैक्सीनेशन है, और हमें अपने साइंटिस्ट पे, अपने रिसर्चर्स पे फेथ होना चाहिए, उन पे विश्वास होना चाहिए। और ये भी हमें समझना चाहिए कि सब जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले वैक्सीन वही लगा रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो वो अपने लिए अपनी वैक्सीन क्यों लगाते। इसलिए वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, और सबको ये रूमर्स पे नहीं जाना चाहिए। लोगों की जो साइंटिफिक लोगों की बात है उसको फॉलो करना चाहिए। एक आखिरी चीज पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब चलने से पहले, वो ये कि आपने देखा होगा जैसे ही डेटा थोड़ा सा सामान्य होना शुरू हुआ है कोरोना के केसेस का, तो लोगों का आत्मविश्वास जो है वो अति आत्मविश्वास में बदलने लगा है। अब मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके लोग उतने गंभीर नहीं है। क्या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां इन चीजों को भी छोड़ा जा सके? बिल्कुल नहीं, हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं आए। और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम यूरोप की सिचुएशन देखें, यूके की सिचुएशन देखें, अमेरिका की सिचुएशन देखें, उनकी सिचुएशन खराब इसीलिए है क्योंकि उनके लोगों ने ये बात छोड़ दी थी। पार्टिंग शुरू हो गई, लोगों का और चीजें शुरू हो गई, और उसके कारण एकदम केसेस वहां पे बढ़ गए। चाहे हम यूरोप की बात करें, और वहां पे फिर से लॉकडाउन लाना पड़ा, यूके में लॉकडाउन लाना पड़ा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ देश में भी ऐसी स्थिति आए। अगर हमें अब केसेस अपने कम रखने हैं तो अभी इस टाइम में हमें कुछ पार्टी करने की जरूरत नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि बस कुछ हफ्तों की बात है और ये केसेस जो है कम हो जाएंगे, सर्दियां भी निकल जाएंगी, वैक्सीन भी आ जाएगी, और हो सकता है कि अगले साल हम जो है अच्छी तरह से बिता पाएं। तो इसलिए हमें अब जो है पूरी तरह से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज तक पर आने के लिए, और हमारे दर्शकों को नए साल के पहले आए इस नए कोरोना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रही है। सबको लग रहा है कि नया साल कुछ बेहतर होगा, वैक्सीन आ जाएगी तो कोरोना वायरस से कुछ छुटकारा मिलेगा। लेकिन यह वायरस पीछा छोड़ने वाला नहीं लगता। इसने अचानक सभी की उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। अब वो नए रूप में हमला कर रहा है। ब्रिटेन इसका पहला शिकार बना है। वहां तेजी से नए मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहां 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उसी तरह से घरों में बंद हैं जैसे आपने अपने देश में सबसे सख्त लॉकडाउन की शुरुआत में देखा था। इससे दुनिया में उसी तरह की खलबली मच गई है जैसी मार्च में मची थी। 10 महीने पहले कोरोना वायरस का तेजी से संक्रमण हुआ था।
अब नए कोरोना ने एक बार फिर वही आशंकाएं बढ़ा दी हैं। दो 2020 बर्बाद, 2021 पर भी संकट। नए साल से पहले नया कोरोना आया। नए कोरोना से दुनिया कैसे कांप रही? नए कोरोना से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूरोप से लेकर भारत तक सभी अलर्ट पर। ब्रिटेन में मिले नए कोरोना से सबको चिंता हो रही है। ब्रिटेन से यह वायरस कहीं और ना फैले, इसके लिए सभी सतर्क हो गए। ब्रिटेन के हालात देखकर भारत ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी फ्लाइट्स बंद रहेंगी। ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर यह बैन मंगलवार की आधी रात से लागू होगा। इस बीच जो लोग ब्रिटेन से भारत पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट होगा। इस वक्त हम राजीव जी के परिवार के साथ हैं, जो बहुत लंबी कतार में खड़े हैं एक फूड हॉल की। आप मुझे बताएं राजीव जी, हम चलते जाएंगे धीरे धीरे क्योंकि आपका नंबर ना मिस हो जाए, कि आप भारत जाने वाले थे या किस तरह से यहाँ माहौल चल रहा है, मुझे बताएं क्रिसमस का। क्रिसमस माहौल इधर अभी बहुत डिफिकल्ट है। सडनली ये लोगों ने जो लॉकडाउन बोल दिया, तो इसलिए इधर फूड मिलना बहुत डिफिकल्टी है अभी, क्योंकि इसलिए अभी कहीं भी जाओ क्यू में 1 घंटा 40 मिनट क्यू में खड़ा होना पड़ता है। राइट। तो अभी शॉप अंदर भी जाएगा, जो चीज़ हमारे को चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। राइट। तो आप इंडिया जाने वाले थे कभी बीच में, या ट्रैवल अभी तो बैन हो गया है? नहीं, अभी नहीं जाने वाले थे, अभी ट्रैवल बैन है। इसलिए हमने तो लास्ट ईयर जाना था, तो उस टाइम लॉकडाउन हो गया, तो अभी हमने सोचा था अभी न्यू ईयर में जाएगा, तो अभी भी बैंड है। हाँ। तो इसलिए अभी भी नहीं जा सकता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस तरह के बहुत से परिवार हैं जो भारत जाना चाहते थे, हम भी भारत जाना चाहते थे। अमूमन जो भारतीय लोग होते हैं वो क्रिसमस के दौरान ज़रूर भारत जाते हैं, लंबी छुट्टियां होती हैं बच्चों की भी। लेकिन न सिर्फ पिछले साल बल्कि इस साल भी इस तरह का ये माहौल है कि हम भारत नहीं जा पाएंगे। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए जाने की वजह से यहाँ यूके में बैन लग गया है। कोरोना ने दुनिया का क्या हाल किया, ये 10 महीने में सबने देख लिया है। इसीलिए ये नया कोरोना सबको डरा रहा है। समय रहते इसे रोकना जरूरी है। पहले की तरह कोई लापरवाही न हो, इसके लिए पूरे यूरोप समेत सभी देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही बंद करने के धड़ाधड़ फैसले किए। फ्रांस ने 48 घंटे के लिए ब्रिटेन से आना जाना पूरी तरह रोक दिया। आयरलैंड ने भी 48 घंटे के लिए ब्रिटेन से आवाजाही रोक दी है। जर्मनी में भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स लैंड करने की मंजूरी नहीं है। बेल्जियम ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन को रोक दिया है। इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स ने भी ब्रिटेन की फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। टर्की और स्विट्जरलैंड ने भी ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब ने तो 1 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही बंद कर दी है। ये हड़कंप इसलिए क्योंकि कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है। अब वो नए रूप से हमला कर रहा है। ये नया कोरोना ज्यादा तेजी से बीमार कर रहा है। ब्रिटेन इसका पहला शिकार हुआ है। वहाँ पर और सख्त लॉकडाउन लग गया है। क्रिसमस मनाने के प्लान कैंसिल हो गए। वहाँ पर करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग घरों में बंद हो गए हैं। इन लोगों को दूसरे इलाकों के लोगों से न मिलने की हिदायत है। क्रिसमस की छुट्टियां 5 दिन से कम करके 1 दिन कर दी गई है। नया कोरोना लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। इस वक्त मैं जिस शॉपिंग मॉल में खड़ी हूँ वो हीथ्रो एयरपोर्ट से बहुत दूर नहीं, लेकिन आप देखिए ना सिर्फ ये शॉपिंग मॉल शांत है। अमूमन जो शॉप्स हैं आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस गाड़ियाँ तो आपको दिखेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। शांत है बिल्कुल माहौल। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले तक तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहता है और साथ ही आसमान भी शांत है। यहाँ पर प्लेन्स आते जाते रहते हैं लेकिन दोनों ही नहीं है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मिलने की वजह से बहुत से देशों ने, भारत ने तो करा ही है बैन। लास्ट मिनट शॉपिंग के साथ साथ हम जैसे लोग जो लास्ट मिनट भारत जाते हैं दिसंबर के महीने में, वो लोग वहां नहीं जा पाएंगे। लेकिन साथ ही में कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी बैन किया है। और ये जो आप पीछे कतार देख रहे हैं हमारे, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, ये कतार उन दुकानों के लिए है और ये जो गाड़ियां हैं वो उन दुकानों के लिए हैं जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, जैसे खाने पीने का सामान।
ब्रिटेन में 14 दिसंबर को ही कड़ा लॉकडाउन लग गया था। बावजूद कोरोना वायरस का संक्रमण कम नहीं हुआ है। कड़े लॉकडाउन के बावजूद रविवार को वहां 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसी से सबकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि नए मामलों में वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। ब्रिटेन में कितनी तेजी से नया वायरस फैल रहा है, ये लंदन के आंकड़ों से पता चलता है। वहां नवंबर में 1/4 मामलों में संक्रमण की वजह नया वेरिएंट था, लेकिन दिसंबर में 2/3 मामले नए कोरोना की वजह से होने लगे हैं। बताया गया कि नया कोरोना पहले के मुकाबले 70% ज्यादा संक्रामक है। We must, I'm afraid, look again at Christmas. And as Prime Minister, it's my duty to take difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. कोरोना वायरस के इस नए रूप के बारे में सितंबर में पता चल गया था। 2 महीने के अंदर ही ब्रिटेन में अधिकतर संक्रमण कोरोना के इसी रूप से होने लगे। क्रिसमस से 4-5 दिन पहले हालात और बिगड़ने लगे तो ब्रिटेन ने शनिवार को पूरी दुनिया को अलर्ट किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया, जिसके बाद पिछले 48 घंटे में पूरी दुनिया सावधान हो गई। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। किसी भी वायरस का म्यूटेशन यानी कि उसमें बदलाव होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहा है। कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा हो चुका है। चीन के वुहान में जो कोरोना वायरस मिला था उसमें अब तक कम से कम 25 बदलाव हो चुके हैं। फरवरी में यूरोप के अंदर कोरोना का जो वायरस मिला था उसका कोड नेम D614G है और कोरोना का यही रूप दुनिया में सबसे ज्यादा फैला है। कोरोना वायरस का एक और रूप A222V भी यूरोप में फैला था। अब ब्रिटेन में जो नया कोरोना वायरस मिला है उसमें पहले के मुकाबले 17 बदलाव हैं और इसे B117 नाम दिया गया है। अभी तक इन बातों की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट ब्रिटेन में आया कैसे, वहां कैसे फैला, क्या यह और देशों में भी पहुंच गया। अगर यह दूसरे देशों में पहुंच गया है तो डर होना स्वाभाविक है और सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको चिंता है कि बदले हुए रूप में यह वायरस जाने कितना खतरनाक हो जाए। क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या फिर मौजूदा वैक्सीन ही कारगर होगी जिसके वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है? यह सवाल भी सबके मन में है। नए कोरोना से मचे हड़कंप के बीच दो सबसे बड़े सवाल हैं कि कोरोना का बदला हुआ नया रूप कितना खतरनाक है और क्या नए कोरोना पर वही वैक्सीन काम कर पाएगी जो वैक्सीन पुराने कोरोना वायरस के लिए बनाई गई है और जिसका वैक्सीनेशन प्लान पूरी दुनिया में रेडी है। नया कोरोना पुराने से कितना खतरनाक है? ब्रिटेन में कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है वो पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है या नहीं, इस पर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। इस पर अभी रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक इस वेरिएंट के बारे में जो पता चला है वो परेशान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि नया कोरोना ब्रिटेन में 2 महीने के अंदर तेजी से फैला है। इस कोरोना में संक्रमण की रफ्तार 70% ज्यादा है। इस तेज संक्रमण की वजह से ब्रिटेन में हालात बिगड़ गए। वहां पर कोरोना के हफ्ते भर के आंकड़े 60% बढ़ गए। नए वेरिएंट से अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। संक्रमण रोकने में सख्त लॉकडाउन का भी असर नहीं पड़ा। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और ये इतनी बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो 1 हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं और ये जो सर्ज आया है, नई जो वेव हम बोलते हैं उस टाइप का, ये सीधे हम देख सकते हैं। अगर ग्राफ हम देखेंगे तो उसमें काफी बढ़ गया है, सीधे सीधे दिखता है। यही चिंता का बड़ा कारण है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में पूरी दुनिया पस्त है और इसके बीच अगर नए रूप में ज्यादा संक्रामक कोरोना आ गया तो फिर क्या हालात बनेंगे, ये सोचकर ही सब कांप जाते हैं। अगर कोरोना का नया वेरिएंट ब्रिटेन से कहीं बाहर चला गया और दुनिया में फैल गया तो फिर हाहाकार मच जाएगा। ब्रिटेन में 20 सितंबर को कोरोना का ये नया वेरिएंट मिला था। इस वेरिएंट में पुराने वायरस के मुकाबले 17 बदलाव मिले थे। पहले के कोरोना वायरस में संक्रमण क्षमता 50% है, लेकिन 17 बदलाव से वायरस की संक्रमण क्षमता 70% बढ़ गई। ये भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का ये रूप सिर्फ ब्रिटेन में है या फिर कई और देशों में पहुंच चुका है,
क्योंकि इस वेरिएंट के असर और इसकी जानकारी सिर्फ ब्रिटेन को मिली है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए पूरी दुनिया को अलर्ट किया गया। हालांकि इन चिंताओं के बीच सरकार ने भरोसा दिया है कि घबराने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे सबसे ये कहूँगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। इस भरोसे की वजह यही है कि इस बात की अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नए कोरोना वायरस से संक्रमण और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ब्रिटेन में ही इसके बढ़े हुए मामले देखे गए हैं। दूसरे देश अगर सतर्क रहे तो हालात नहीं बिगड़ेंगे। एक बड़ा सवाल वैक्सीन पर भी पूछा जा रहा है कि अगर कोरोना ने अपना रूप बदला है तो क्या वो वैक्सीन इस पर भी असर करेगी जो वैक्सीन कोरोना के पुराने प्रकार पर रिसर्च करके बनाई गई? क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या मौजूदा वैक्सीन में ही इसका इलाज है? वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तो ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वैक्सीन में ही नए वेरिएंट का भी इलाज होगा। वैक्सीन से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है, इसलिए वायरस भले ही रूप बदले वो बेअसर रहेगा। It is unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. मुझे लगता है ये वायरस जिस तरीके से उसकी अपनी क्षमता है करेक्टिव मेजर्स लेने की म्यूटेशन होने के बाद भी, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है और उसके कारण उसके जो स्पाइक्स हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस उतने होते नहीं और उस कारण ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वो स्पाइक के अगेंस्ट है। एंटीबॉडी जो होती है उस स्पाइक के अगेंस्ट बनती है, तो ऐसा लगता नहीं कि ये काम नहीं करेगी, काम करेगी। कोरोना के नए रूप पर अब सबकी नजर है। ब्रिटेन में वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और बातें साफ होंगी। आज तक ब्यूरो। कहां तो सब वैक्सीन की तैयारियों में लगे हैं और कहां कोरोना का यह नया रूप सामने आ गया। इन सारी चिंताओं के बीच भारत में वैक्सीन वाली गुड न्यूज लगातार आ रही है। भारत में कोरोना टीकाकरण जनवरी 2021 से शुरू होने की संभावना है। यह बात आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही। यानी 2021 को हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। आज हमने कोरोना का टीका लगाने की अखिल भारतीय तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। साल की दस्तक के साथ ही वायरस से डर वाले दिन बीतने वाले हैं। – 2020 में कोरोना कहर के बाद क्या हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर 2021 के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मजबूरी खत्म हो जाएगी? भारत के 135 करोड़ लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, खासकर तब जब पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आने लगी हैं, टीकाकरण शुरू होने लगा है। शुभ समाचार ये है कि भारत में भी लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। कोरोना टीकाकरण नए साल के पहले महीने यानी जनवरी से ही शुरू होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत में वैक्सीन को लेकर सरकार 3 बातों का ख्याल रख रही है। पहली ये कि वैक्सीन सुरक्षित हो, दूसरी कि
कि वैक्सीन कारगर हो और तीसरी कि वैक्सीन लगाने के बाद मरीज के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हो। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। सरकार की अगस्त 2021 तक कम से कम 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा टीका लगाया जाएगा। सरकार अभी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भारत में कौन सी वैक्सीन दौड़ में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बन रही कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन कंपनियों ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन समेत कुछ और वैक्सीन अभी ट्रायल के दौर में है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की इजाजत पर विचार हो रहा है। अब तक 5 देशों ने फाइजर को मंजूरी दे दी है। भारत में इस वैक्सीन को लेकर 2 पेच है। एक तो इसके ट्रायल भारत में नहीं हुए हैं और दूसरे इस वैक्सीन का रखरखाव -70 डिग्री पर होता है, इसलिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही आगे हैं। हमारे यहाँ भारत में 3-4 प्रकार की अलग अलग वैक्सीन डेवलप हो रही है। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन बना था, वो वैक्सीन भारत में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फेज 2-3 जो ब्रिजिंग स्टडी है और जिसमें हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं, ये काफ़ी आगे बढ़ी है। इसके रिजल्ट्स हमें जल्दी मिलने की संभावना है। लोगों में ये भ्रम है कि टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होगी और ये किसे पहले मिलेगी, हमारा नंबर कब आएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसकी विस्तृत योजना तैयार की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की पूरी योजना समझाते हुए बताया कि राज्य के स्तर पर वैक्सीन देने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। जिले और ब्लॉक लेवल पर भी टीम बनाई गई। वैक्सीन के लिए मास्टर ट्रेनर को तैयार किया गया है। राज्यों में 260 से ज्यादा जिलों में 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन देने की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने का मैकेनिज्म तैयार किया गया है। वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए 86,000 से ज्यादा सेंटर तैयार है। मोबाइल वैन, डीप फ्रीजर की भी तैयारी तेज हो गई है। वैक्सीन सेंटर में 4 लोग वैक्सीन देने के लिए होंगे। वैक्सीन सेंटर में कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इस प्रक्रिया में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल होंगे। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले आखिरी साल के छात्रों को भी वॉलंटियरशिप के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन सब की तैयारी पूरी हो गई है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन की उपलब्धता कितनी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने वैक्सीन की डोज का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू होते ही कम से कम 60 करोड़ डोज की तैयारी कर ली है। ये भी तय है कि प्राथमिकता के आधार पर किसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। पुरानी कहावत है, इंतजार का फल मीठा होता है। तमाम हिदायतों के बीच कोरोना काल का साल 2020 खत्म हो रहा है और सामने न्यू वैक्सीन ईयर 2021 खड़ा है। पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक समस्या उन लोगों को लेकर आ सकती है जो वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साहित नहीं है। सरकार का लक्ष्य पूरी आबादी को वैक्सीन देने का है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कहना पड़ा है कि किसी को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर इस चुनौती पर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर लैरी मॉलिक 6 साल के थे जब मई 1955 में वो उन बच्चों में से एक थे जिन्हें न्यूयॉर्क में पहली पोलियो वैक्सीन दी गई थी। आज वो फिर से इसलिए याद आए हैं क्योंकि जब दुनिया भर के देशों में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां हो रही हैं, तब बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं या अन्य वजहों से दूर भाग रहे हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो सर्वे प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स के मुताबिक उनके सर्वे में भारत के 69% लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साहित नहीं थे। सर्वे में कई लोग ये मानते दिखे कि भारत
हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साह इसलिए भी नहीं दिख रहा क्योंकि इन वैक्सीन्स को लोग जल्दबाजी में तैयार किया हुआ मान रहे हैं। एक हेल्थ केयर कंपनी के सर्वे में भी भारत में 43% लोग कोरोना वैक्सीन पर हाँ या ना के भ्रम में थे, जबकि 47% ने ही वैक्सीन लगवाने पर रजामंदी दिखाई और 10% लोगों ने वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा एंटी वैक्सर्स कैंपेन चल रहा है और सोशल मीडिया पर इन कैंपेन के साथ लगभग 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ईएनटी सर्जन रहे लैरी मॉलिक कोरोना वैक्सीन पर संकोच की वजहों को खारिज करते हैं। वो खुद कोरोना वैक्सीन का डोज लेने को तैयार हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। This vaccine, in my mind, totally safe to take, and I would not hesitate, and I would tell anyone, I would say, hey, I had a polio vaccine way back when maybe it was even risky to get that, and here I am 66 years later to talk about it and willing to take the next vaccine. 20 लाख करोड़ के पहले राहत पैकेज के बाद से अब तक सरकार कुल 3 पैकेज का ऐलान कर चुकी है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर भी इनका बड़ा असर हुआ है। इस नतीजे से उत्साहित सरकार अब सबसे बड़ा राहत पैकेज ला सकती है। पीएम के आत्मनिर्भर भारत के सपने को जल्दी साकार करने वाले इस पैकेज का ऐलान बजट में हो सकता है। सरकार ने चौथे राहत पैकेज की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ये राहत पैकेज 20.97 लाख करोड़ के पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज से भी ज्यादा बड़ा होगा। सरकार इस पैकेज का ऐलान आने वाले बजट में कर सकती है। हालांकि इसमें भी सारा जोर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जुड़ी घोषणाओं पर रहेगा। खुद पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने और इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने के बारे में लगातार कह रहे हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। सरकार की तरफ से चौथे राहत पैकेज के संकेत बजट से पहले अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधियों से वित्त मंत्री की मुलाकात में मिल रहे हैं। इस पैकेज में जिन राहतों को सरकार दे सकती है उनमें शामिल है कच्चे माल का आयात सस्ता करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश का ऐलान, बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने की योजनाएं, ट्रैवल, टूर, हॉस्पिटैलिटी, होटल और एविएशन सेक्टर को राहत देना, पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं का ऐलान। सरकार इस बजट में सर्विस सेक्टर के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पूरा जोर देगी। पीएम मोदी ने हर लक्ष्य को राष्ट्र निर्माण के एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ने की बात कही है। सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दे रही है। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे। और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की बात वित्त मंत्री कह चुकी हैं और आयात सस्ता करने का सुझाव उद्योग जगत ने दिया है, जिस पर अमल किए जाने की पूरी उम्मीद है। On public expenditure for infrastructure through the public sector undertakings
will be definitely kept up, and the NIIF, the National Infrastructure Investment Fund, is also doing maximum best to attract funds from abroad. The sovereign funds which have been given tax concessions have all been showing keen interest. And the National Infrastructure Pipeline announcement which was made of about nearly 6,500 projects, greenfield and brownfield, spread all over the country in the various states, are all being given priority. We also recommend over a 3-year period, a competitive import tariff situation consistent with an Atmanirbhar Bharat, which is engaged with the world and is competitive. Therefore, we recommend to start with 3 slabs, 1 slab for raw materials, another slab for intermediates, and another slab for final products. The gaps. कोरोना काल में घर और गाड़ी समेत तमाम सामानों की बिक्री औंधे-मुंह लुढ़क गई। बाद में अनलॉक और फिर फेस्टिव सीजन ने बिक्री को नई ऊंचाई पर भी पहुंचाया। इसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिला है। इस साल होम लोन की रकम 2019 से 11% ज्यादा रही, जिसकी वजह से बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की तिमाही यानी अप्रैल जून में प्रॉपर्टी की बिक्री औंधे मुंह जा लुढ़की थी। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में तो एक भी फ्लैट न बिकने का दावा किया गया था, लेकिन इसके बाद अनलॉक की तिमाही यानी जुलाई सितंबर और फिर फेस्टिव तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर ने प्रॉपर्टी मार्केट के सभी नुकसान की भरपाई कर दी है। इसका अंदाजा होम लोन में हुए इजाफे के आधार पर लगाया जा सकता है। bankbazaar.com की मनी मूड 2021 रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में होम लोन की औसत रकम एक साल में 10.87% बढ़ी है। 2019 में औसत होम लोन अमाउंट 23.82 लाख रुपए था, जो 2020 में बढ़कर 26.41 लाख रुपए पर पहुंच गया। औसत लोन अमाउंट में बढ़ोतरी पर जानकारों का मानना है कि होम लोन की ब्याज दरों में गिरावट के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टाम्प ड्यूटी घटने से भी प्रॉपर्टी की बिक्री में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कोरोना काल में प्रॉपर्टी के दामों में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों की दिलचस्पी प्रॉपर्टी में बढ़ी है। महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन हुआ था। 31 दिसंबर तक ये 2% ही स्टैम्प ड्यूटी लगी थी। होम लोन की दरें काफी कम चल रही हैं। आपको 7, 7.25, 7.5% में 20 साल का लोन मिल रहा है। दाम कम हुए हैं, अच्छे पेमेंट प्लान आए हैं, तो और कई सारे लोग जो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और खरीद नहीं रहे थे, उनको ये लगा कि पैंडेमिक में जितने कम हो सकते थे रेट्स वो हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में लोगों ने डिजिटली भी काफी ज्यादा संख्या में लोन के लिए अप्लाई किया। डिजिटल केवाईसी के माध्यम से लोन लेने के मामले 80% तक बढ़े हैं। बैंकर्स का भी कहना है कि ऑनलाइन सुविधाएं जारी रहने से होम लोन के मामले बढ़ गए हैं। कारण ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स रहा है और मार्केट्स में काफी पुश रही है, मार्केटिंग पुश रही है। डेवलपर्स अपने स्टॉक को निकालना चाहते हैं। प्राइसिंग में काफी मॉडरेशन आई है। बायर्स वापस आने की थोड़ी सी हमें हलचल दिखी है और मैं ये कहूंगा कि इसका रिफ्लेक्शन ही है जो ये होम लोन्स का टेक ऑफ नजर आ रहा है अपने को और थोड़ा सा रिवाइवल की तरफ। इस रिपोर्ट में लोन लेने के मामले में एक दिलचस्प ट्रेंड और सामने आया है। महिलाएं इस मामले में हर साल की तरह इस बार भी पुरुषों से आगे हैं। उनकी औसत लोन रकम 25.66 लाख रुपए से बढ़कर 31.20 लाख रुपए हो गई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज्यादा बड़ी संख्या में होम लोन लेने का ट्रेंड 2020 में भी जारी रहा। जानकारों का दावा है कि स्टाम्प ड्यूटी पर मिलने वाली छूट की वजह से भी महिलाओं का योगदान प्रॉपर्टी खरीदने और होम लोन लेने में ज्यादा ही रहता है। वेवर इन स्टैम्प ड्यूटी, होम लोन सब्सिडी इन PMAY और अदर बैंक्स में भी बात करें तो होम लोन में महिलाओं को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, ये मेजर की फैक्टर्स रहे हैं जिनके कारण प्रॉपर्टी बाइंग में महिलाओं का योगदान और साथ में होम लोन में भी महिलाओं का योगदान बढ़ा है। सक्सेशन के केस में अगर महिला को ऑनर है तो वहां पर अदर फैमिली मेंबर्स के साथ में लीगल डिस्प्यूट्स भी कम आते हैं। हालांकि डेवलपर्स का कहना है कि होम लोन की रकम में बढ़ोतरी की वजह दाम कम होने की जगह बड़े साइज के फ्लैट्स लेना रहा है।
उनका कहना है कि लॉकडाउन में छोटे घरों से लोगों का मुंह भंग हुआ है और अब वो 2 BHK की जगह 3 BHK या उससे भी बड़े साइज के घर लेने लगे हैं। बड़े घर का मतलब है ज्यादा कीमत और ज्यादा होम लोन, जिस वजह से होम लोन लेने में ये इजाफा हुआ है। आज 6.75% पे लोन मिलता है, सो यू कुड इमेजिन जो बेनिफिट हो चुका है कस्टमर्स को, प्लस आपको CLSS स्कीम एक फर्स्ट होम बायर को, लेकिन ये एड ऑन मिल चुका है गवर्नमेंट के एंड से। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छा बूम आ चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। दूसरा क्या है, मार्केट में सप्लाई नहीं है, पिछले 2 साल से कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुए हैं, तो इन्वेंट्री भी कम होती जा रही है और साथ में रेट भी बढ़ रहे हैं। वैसे अब अगले महीने से प्रॉपर्टी मार्केट पर करीबी निगाह रखने वाली रिसर्च एजेंसियों की 2020 में हुई फ्लैट्स की बिक्री पर रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि होम लोन का आंकड़ा ज्यादा मकान बिकने से बढ़ा है या फिर ज्यादा बड़े साइज के घरों की बिक्री इसकी वजह है। आदित्य के राणा, आज तक।